गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया है वो फर्स्ट लेक्चर पहले अटेंड कर लें, ताकि उनको सेट्स के बारे में एग्जैक्टली पता लग जाए कि सेट्स क्या होते हैं। ओके, अब डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के सेट्स कि कैसे कैसे टाइप के सेट्स होते हैं। तो सबसे पहला सेट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एम्प्टी सेट। क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है इसके। हैविंग दिस सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल। दिस सेट having no element at all, इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट के भी नाम से जाना जाता है। इसका नाम यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। इसका नाम एम्प्टी सेट भी है, नल सेट भी है, या फिर कई बार वॉइड सेट भी कहा जाता है इसको। तो ये तीनों नाम आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर कई बार नाम बदल बदल के भी पूछता है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, यानी उसका एक भी मेंबर ना हो उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है फाई। इस सिंबल को कहते हैं फाई, PHI, फाई। फी नहीं पढ़ते, फाई। और ऐसे खाली ब्रेसेस बना दिए तो भी वो एम्प्टी सेट का सिंबल होता है। और अगर फाई बना है तो भी वो एम्प्टी सेट का सिंबल है, सेट का सिंबल है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि अगर मैंने लिखा है x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 and less than 3। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, दैट इज़ नेचुरल नंबर के फॉर्म्स में होंगे यहाँ पे नंबर्स, और x की कंडीशन भी गिवन है कि x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए मगर 3 से छोटा होना चाहिए। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 2 और 3 के बीच में दो या 3 या कितने भी, या एक भी एटलीस्ट नेचुरल नंबर आ जाए? एक भी नेचुरल नंबर नहीं है इसके बीच में। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, 2 से, 3 से, देन 4, देन 5। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, एक भी नेचुरल नंबर मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसे सेट में क्या मिला मुझे? फाई मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि x such that x belongs to natural number and x is not equals to x। ऐसे लिखा हुआ है कि x belongs to natural number को बिलोंग कर रहा है x, और कंडीशन क्या है कि x के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? x के बराबर ही ना हो। x तो भाई x के बराबर ही होगा। कोई भी नंबर ले लिया, अगर हमने नेचुरल नंबर लिया 2, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 के बराबर ना हो? ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो ये भी यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो हमें पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप के सेट्स को एम्प्टी सेट्स कहा जाता है। ध्यान सिर्फ एक ही रखना है आपको कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो,
हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। हैविंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें, मैंने पिंक कलर से इसको बॉक्स में डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड टाइप हमारा। सेकंड टाइप, अभी हमने एम्प्टी सेट देखा, अब हम देखेंगे नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट? जो एम्प्टी ना हो। जो एम्प्टी ना हो यानी कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, यानी इट हैज़, नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट। इसके पास कम से कम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। एक भी एलिमेंट हुआ तो वो खाली नहीं हुआ, यानी कि वो एम्प्टी नहीं रहा, नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक। ऐसे इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जितने सेट, इनफैक्ट जितने सेट्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं वो सब नॉन एम्प्टी हैं। ओके, थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। थर्ड सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये क्या है, कैसा सेट है? दिस सेट इज कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इसके पास एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसके नाम से ही पता लग रहा है सिंगलटन, यानी एक सिंगल एलिमेंट होगा इसमें। इट इज़ कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसके अंदर एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होगा। ये वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट था, कम से कम एक एलिमेंट। यहाँ पे कम से कम मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं चलेगा, तो वो सिंगलटन नहीं कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी सेट अगर हमें मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले, तो हम बोलेंगे कि वो एक सिंगलटन सेट है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने लिखा है x such that x belongs to integer and x plus 4 equals to 0, अगर ये लिखा है मैंने कि कंडीशन क्या है कि x belongs to integer and x plus 4 equals to 0। अब यहाँ पर सिर्फ x की एक ही वैल्यू मुझे मिल सकती है जिसके लिए ये पूरा का पूरा, मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है ये ज़ीरो हो जाए, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए। कौन से एलिमेंट के लिए मिलेगा? -4 के लिए। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, -4, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है। तो ये सेट कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे करने के लिए देती हूँ अभी। अगर मैं लिखती हूँ चेक वेदर गिवन सेट इज़ अ सिंगलटन सेट और नॉट। गिवन सेट सिंगलटन सेट है या नहीं है, आपको चेक करना है। क्या है वो सेट? x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो क्या ये सिंगलटन सेट है? डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 9, अगर मैं इसको सॉल्व करूं विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर is equals to 9 and x equals to under root of 9, that is x is plus minus 3। सॉल्व करने पे यही मिलेगा मुझे। दो वैल्यूज़ मिल रही हैं x की, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? 2 एलिमेंट्स आ गए। तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट बिकॉज इट हैज़ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स हैं इसके पास। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सेट बना -3 और 3 का, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ही 2 एलिमेंट हुए तो ये सिंगलटन सेट की कैटेगरी से बाहर हो गया।
ये नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, लेकिन सिंगलटन सेट नहीं हो सकता। कई बार ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि एवरी सिंगलटन सेट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, ट्रू या फॉल्स। इसी तरह से एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज़ अ सिंगलटन सेट, मतलब दोनों का वाइस वर्सा करके पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक सिंगलटन सेट नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, लेकिन हर एक नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट नहीं हो सकता। जैसे ये नॉन एम्प्टी है लेकिन सिंगलटन नहीं है, लेकिन अगर सिंगलटन होता तो वो नॉन एम्प्टी तो ज़रूर होता, है ना। ओके, थर्ड टाइप का हमारा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब ये फाइनाइट सेट क्या है? ये फाइनाइट सेट एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। an empty set or a non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end, surely comes to an end। इतना काफ़ी है इसके लिए। फाइनाइट सेट कैसा सेट? एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, एक नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। और उसमें क्या होगा, उसमें जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो उस प्रोसेस का एक एंड ज़रूर आएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल होगा, मतलब हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, काउंट कर पाएंगे। तो ऐसे सेट को जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एलिमेंट्स हैं। अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये फाइनाइट है क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस सेट, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 6, 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे काउंटिंग पॉसिबल हुई है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि अ सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट है डेफिनेटली। नंबर ऑफ पर्सन्स को काउंट किया जा सकता है, भले ही मुश्किल काम है लेकिन कर सकते हैं हम काउंट। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल हैं जो इंसान है धरती पे या अर्थ पे रह रहे हैं, वो उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो इज़ अ फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट देख लिया हमने, अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसा सेट? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, यानी काउंट करना पॉसिबल ना हो उसमें। तो अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, विच इज़ नॉट फाइनाइट is called an infinite set।
इनफाइनाइट सेट, तो ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन तो बना सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट तो बना सकते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते। सोचेंगे हमें दिखेगा कि एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, लेकिन उसके बीच में और न जाने कितने पॉइंट्स होंगे, तो हम नहीं काउंट कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल मैं ये भी लिख सकती हूँ कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसका एग्जाम्पल सेट करते हैं? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जितने भी हमारे सेट्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो, इंटीजर का सेट हो, रैशनल नंबर का, रियल नंबर का, इन सब का भी एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो इनफाइनाइट सेट की तरफ इशारा कर रहा है कि वहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है, कोई एक अंत नहीं है उसका। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स, ये सब सेट्स किसका एग्जाम्पल हैं? ये सब भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। इसके नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो, इक्वल सेट्स मतलब इक्वल होंगे दोनों सेट्स, लेकिन कुछ चीज़ें इसके बारे में एग्जैक्ट पता होनी चाहिए हमें कि इक्वल सेट्स हम कब बोलेंगे, दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे? इफ़ दे हैव exactly the same elements, if they have exactly the same elements। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि अगर दो सेट्स को इक्वल सेट कहना है तो इसका मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। सेम मतलब एग्जैक्टली टू कॉपी, कुछ भी फ़र्क ना हो उसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सेम। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? ऐसा कोई बात, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनका ऑर्डर आगे पीछे है। जैसे कि एक सेट में लिखा है 2 3 4 और दूसरे सेट में लिखा है 4 3 2, तो ऑर्डर अगर बदल रहा है, एलिमेंट सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में वेरी, बदल सकते हैं, ऑर्डर जो है वो बदल सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है? रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग। मतलब क्या मैंने कहा कि अगर एलिमेंट का रेपिटेशन हो रहा है, दो सेट्स हैं और दोनों सेट में किसी एक एलिमेंट का रेपिटेशन हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है। अगर एलिमेंट का रेपिटेशन भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस हैं। बेसिकली आपको पहली कंडीशन पता होनी चाहिए कि इक्वल सेट्स का मतलब अगर दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे।
और उसके साथ साथ आपको ये दोनों बातें भी पता होनी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो जाएं कि अरे ऑर्डर बदल गया तो कहीं इक्वल सेट इक्वल अनइक्वल तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अगर बदल भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी वो इक्वल सेट ही रहेगा। तीसरी बात कि अगर एलिमेंट्स का रेपिटेशन हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, एक सेट सपोज़ मैंने लिखा ए, इसमें मैंने एलिमेंट्स डाल दिए पी, क्यू, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, डेफिनेटली स्मॉल ही होंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स मैंने सेट ए में डाले हैं। अब सपोज़ मैंने सेट बी लिया है, अब सेट बी में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए ए, बी, पी, क्यू। अब देखिए ज़रा, दोनों सेट्स में, इस वाले सेट में भी ए बी पी क्यू है, इसमें भी ए बी पी क्यू है, यानी सेम एलिमेंट्स हैं। पहली वाली कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, चारों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्डर बदला हुआ है, इसमें पी क्यू ए बी था, इसमें ए बी पी क्यू है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। रेपिटेशन तो क्या है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज सेट ए इज़ इक्वल्स टू सेट बी, दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्लियर, कोई मुश्किल की बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर लिखा है ए एक सेट है जिसमें लिखा है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड alloy, ALLOY, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड alloy। एक सेट है जिसमें किन वर्ड्स का कलेक्शन है, alloy वर्ड है, उनके लेटर्स का कलेक्शन है। एक सेट है बी जो क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, इन द वर्ड लॉयल। दो सेट्स लिखे मैंने, पहले सेट को हम लिख लेते हैं कि पहला सेट कैसा बनेगा। अगर मैं इसको लिखूं तो किस तरह का होगा। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा और वाई आएगा। अब डबल एल था वो तो रिपीट होगा नहीं, अब बी है ना। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। अब एल आएगा इसमें डेफिनेटली, ओ भी आएगा, वाई आएगा, ए आएगा। अब फिर से एल आ रहा है तो दोबारा से एल तो आएगा नहीं। तो ये हमारे एलिमेंट्स हुए इन दोनों सेट्स में। अब इन दोनों सेट्स में हमें सबसे पहले इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन देखनी है कि दे शुड हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ए है भाई, एल है वो भी है, ओ है वो भी है और वाई वो भी है, यानी चारों एलिमेंट्स एग्जैक्टली हमें सेम मिल रहे हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में वेरी, बदल रहा है ऑर्डर, कोई बात नहीं, बदल रहा है तो बदलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल होने के लिए उसको सिर्फ ये चाहिए था कि दे शुड हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और वो की है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज सेट ए इक्वल टू सेट बी, सेट ए और सेट बी बराबर है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्वल सेट्स का। जैसे इक्वल सेट का एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला मैंने बताया था आपको। तो अगर मैंने लिखा है एक सेट है जिसमें सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सपोज सेट बी है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 3 2, ठीक है, इस तरह का है। अगर लिखा भी है, अगर दो सेट्स लिखे हैं इस तरह के, पहली बात तो सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट ही नहीं होते। अगर फिर भी उसने दे दिया है इस तरह का सेट, तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये क्या इक्वल होंगे, डेफिनेटली होंगे। क्यों, क्योंकि
1 एक ही बार आना चाहिए, 2 एक ही बार आना चाहिए, 3 एक ही बार आना चाहिए। 2 तो दो टाइम्स रिपीट ही नहीं हो सकता। पहली बात तो सेट में रिपीट नहीं हो सकता, सेट में रिपीट नहीं हो सकता, तो एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? 1, 2 और 3 के भी एलिमेंट्स यही होंगे, और दोनों बराबर दिख रहे हैं, ऑर्डर भी सेम ही दिख रहा है, तो क्या मतलब है? सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हैं। इसलिए वहाँ पे मैंने लिखा भी था कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग, तो मतलब ही नहीं है उसका, रिपीट होगा ही नहीं पहली बात तो सेट में। ओके, अब देखते हैं लास्ट, जो आज का लास्ट सेट हमें डिस्कस करना है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट नाम से पता लग रहा है, उसमें था इक्वल मतलब एग्जैक्टली इक्वल, अब ये है इक्विवेलेंट, इक्वल जैसा। इक्वल जैसा किस टर्म में, वो देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट में बराबर होते हैं, यानी दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो ऐसे मुझे लिखना चाहिए, जैसे सपोज मैंने लिखा टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, दो फाइनाइट सेट्स सपोज मैंने ले लिए ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, इनको इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ number of elements in A and number of elements in B is equal। अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उन दोनों को इक्विवेलेंट सेट कर कहते हैं। इक्वल सेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। एलिमेंट्स क्या हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसी तरह इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कैपिटल बी। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि लिखा है सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5। दूसरा सेट है सपोज सेट बी, इसमें एलिमेंट है 2, 4 और 6। हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल के लिए तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 1, 2, 3, इसमें भी 3 है। तो जब दोनों बराबर हो गए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर बराबर हैं तो दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, है ना। देयरफॉर लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस या दीज आर, दिस नहीं, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ये इक्विवेलेंट सेट्स हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हॉट्स क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपको जो करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स और नॉट। Set P where x such that x is positive integer less than 1000 and divisible by either 7 or 11, and set Q is
where x such that x is positive integer less than 1000 and divisible by 7 and 11. ये दो sets हैं. You just have to check whether the given sets are equivalent sets or not. Second question, show that phi and a set with element 0 and 0 alone are all different. You just have to show that these all are different. तो ये दो questions आपको करने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. गुड बाय.